जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। संभव है चित्त से चित्त का ज्ञान। इसमें प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग से चित्त के रहस्य प्रकट होते हैं। चित्त में हमारे अस्तित्व की संपूर्ण कथा है। इसमें हमारे वर्तमान जीवन के साथ पूर्व के सभी जन्म व जीवन की सारी कड़ियां व कहानियां हैं। भविष्य में होने वाले जीवन व उसके घटनाक्रमों की रूपरेखा भी इसी में है। हमारे अपने जीवन में जो कुछ घटित हुआ, जो घटित हो रहा है, जो घटित होगा, इन सभी का बीजारोपण कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चित्त में अवश्य उपस्थित होता है। हमारी स्मृतियां, संस्कार व कर्म के सभी रूप इसी चित्त से संचित व संग्रहित होते हैं। इसे जानने समझने में हम अपने अतीत को जान समझ सकते हैं। हम अपने वर्तमान में हो रहे क्रियाकलापों व घटनाक्रमों के कारण को पहचान सकते हैं। इसी के साथ बहुत कुछ अंशों में भविष्य की यथार्थ की झलकियां पा सकते हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि चित्त में हमारे अपने जीवन संसार के अथ से इति की समूची कथा है। इसमें प्रवेश होने पर इसे पढ़ना व समझना संभव है, लेकिन चित्त स्वयं अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ नहीं जान सकता। जब चित्त प्रतिबिंबित पदार्थ को जानने का प्रयास करता है, उस समय वह अपने को नहीं जान पाता। जब स्वयं को जानने का प्रयास करता है, उस समय वह दृश्य पदार्थ को नहीं जान पाता। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि चित्त स्वयं प्रकाशित नहीं है। अब इसमें आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि चित्त के सत्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। इस सूत्र में महर्षि ने चित्त के संबंध में होने वाली जिज्ञासा या प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया है। चित्त का ज्ञान का साधन है। इससे वस्तु, पदार्थ अथवा दृश्य का साक्षात्कार होता है। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाए कि एक चित्त से दूसरे चित्त को विषय सहित देखा जाना संभव है, इस तरह से चित्त का विषय के साथ ज्ञान हो जाएगा, यह मानने में क्या हानि है। इस शंका और जिज्ञासा का समाधान यहाँ पर महर्षि ने किया है। चित्त को हम आधुनिक अर्थों में निजी संगणक के रूप में मान सकते हैं। हमारे अपने कंप्यूटर में अनेक तरह की सूचनाएं, जानकारियां, आंकड़े अनेक विधियों के अनुसार संग्रहित होते हैं। इसमें इंटरनेट जैसी कोई सुविधाएं भी हो सकती हैं। इस तरह के संपूर्ण सुविधापूर्ण व आधुनिकतम प्रणाली से युक्त कंप्यूटर होने के बावजूद इसके उपयोग के लिए प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है। आधुनिकतम प्रणाली के बावजूद यह जड़ ही रहता है, चेतन नहीं हो सकता। लगभग यही स्थिति चित्त की है। चित्त की कार्य प्रणाली आधुनिकतम कंप्यूटर प्रणाली से कहीं अधिक सक्षम है। जैसे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होने पर आसानी से विश्व भर के ज्ञान से संपर्क कर सकता है, ठीक वैसे ही चित्त भी प्रकृति की व्यापक व रहस्यमय तथा जटिल व्यवस्था से जुड़ा है। इसके माध्यम से वह अनेकों रहस्यमय अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर हो या चित्त, अपनी समूची ज्ञान क्षमता के बावजूद इनकी प्रणालियों में एक व्यवस्था है। यदि इस व्यवस्था का उल्लंघन होने लगे तो एक विचित्र अनावस्था या अव्यवस्था फैल जाएगी। यदि हम किसी विधि से किसी दूसरे के कंप्यूटर को खोल लें तो काफी कुछ हद तक उसके रहस्य जान सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता भी है, जिसके तहत साइबर अपराध करने वालों के लिए एक सुनिश्चित दंड की व्यवस्था है। चित्त की अवस्था कंप्यूटर से कहीं अधिक जटिल है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप होने से प्रकृति में भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। तब इसे रोकने के लिए प्रकृति के अपने नियम व दंड विधान हैं। अब कल्पना करें, एक चित्त दूसरे चित्त को विषय सहित देखने लगे। ऐसी कल्पना के साथ हमें यह भी सोचना होगा कि हमें हमारे लिए एक सम्यक रूप से सही विधि से अपने चित्त को समझना व जानना संभव हो पाता है। ऐसी स्थिति में दूसरे के चित्त को देखने, समझने व जानने के लिए अति विशिष्ट क्षमताओं का होना आवश्यक है। ऐसी क्षमता होने पर एक चित्त के माध्यम से दूसरे या तीसरे चित्त को देखा जा सकता है। ऐसा करने पर चित्त दूसरे चित्त का विषय सहित ज्ञान पा सकेगा, परंतु इससे निजता व प्रकृति की व्यवस्था का उल्लंघन होगा
और प्रकृति में अनव्यवस्था और अव्यवस्था फैलेगी। ऐसा होने पर प्रकृति के नियम व विधान उसे नियंत्रित करने के लिए सक्रिय होगा। कई बार कुछ असुर वैज्ञानिक ऐसा करने में सक्षम भी हो जाते हैं। तब व्यक्ति व समूह के जीवन में ऐसी अव्यवस्था का दोष उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में चित्त की संरचना, संस्कार व स्मृति को पहचान कर ऐसे असुर वैज्ञानिक जीवात्मा के जीवन को अपने हित के लिए प्रयोग करने लगते हैं। उसके शुभ व अशुभ संस्कारों व कर्मों को अपने ढंग से अपने लिए उपयोग करते हैं। दूसरों से अपने व अपनों के दूषित व कलुषित कर्मों का भोग करवाते रहते हैं। ऐसा सृष्टि में कई बार हो जाता है। ऐसा होने पर प्रकृति की सूक्ष्म व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। तब ऐसे असुर वैज्ञानिक प्रकृति के कोप व उसके दंड विधान के पात्र होते हैं। ऐसा होने पर भी प्रकृति द्वारा निर्मित चित्त के स्वरूप, संरचना व इसकी प्रणालियों का संपूर्ण रूप से ज्ञान संभव नहीं हो पाता। जब भी हुआ है आंशिक रूप से ही हो सका है। इतने पर भी चित्त दृश्य ही रहता है, दृष्टा नहीं हो पाता। जब तक एक चित्त दूसरे चित्त को देखता है तो दृष्टा व ज्ञाता देखने वाले चित्त का स्वामी पुरुष होता है। यह वही प्रकृति की नैसर्गिक व्यवस्था भंग करने के कर्म का दोषी व भोक्ता भी बनता है। ऐसा होने पर स्मृतियों का संस्कार का मिश्रण होने लगता है। तब कर्म फल की व्यवस्था में परेशानी उठ खड़ी होती है। प्रकृति की व्यापक व्यवस्था अब इसका निराकरण करती और स्वाभाविक व्यवस्था पुनः सुचारू हो जाती है। ऐसी व्यवस्था होने पर भी दृष्टा पुरुष ही चेतन होता है और चित्त जड़ प्रकृति के त्रिगुण का ही एक उपादान बना रहता है। प्रत्येक अवस्था में पुरुष नित्य शुद्ध मुक्त होता है, जबकि चित्त स्वप्रकाश रहित जड़ ही रहता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित।